हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड ई लर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के आगे के कंसेप्ट। हमने प्रीवियस वीडियो में नेचुरल रिसोर्सेज को समझा था और इस वीडियो में हम नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड जितने और कंसेप्ट हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रेड ई लर्निंग क्लासेस। और साथ ही इस वीडियोस इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियोस को देखने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है एप्लीकेशन की, आप वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको जो भी नोट्स इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी नोट्स आपको ज़रूरी हैं वो आपको इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमने टर्म को जस्टिफाई किया था, बायोस्फीयर के बारे में हमने पढ़ा था, साथ ही बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स भी पढ़े थे। फिर हमने नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन को क्लियर किया था और इसके अलावा हमने नेचुरल रिसोर्सेज को अवेलेबिलिटी के बेसिस पर उसके टाइप्स भी देखे थे। ठीक, अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वेदर के बारे में। अब आप ये सोचेंगे कि ये वेदर, ये जो टॉपिक है ये अचानक से कैसे आ गया। बिल्कुल, इसका एक्चुअल में रिलेशन है हमारे आगे आने वाले टॉपिक से, जो कि इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर से पहले जानना ज़रूरी है कि वेदर जो है वो क्या रोल प्ले करता है इन एटमॉस्फेयर। तो पहले वेदर को जानते हैं कि वेदर किसे बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे एक टर्म, इस टर्म का एक जो है इस टर्म को वो पूछना चाहती हूँ कि ये जो टर्म है वेदर, इस वेदर टर्म को एक्चुअल में समझने की ज़रूरत क्यों है, और इस टर्म को हम डेली बेसिस पे हम सुनते रहते हैं कि आज वेदर ऐसा है, वेदर अच्छा है या बुरा है, हम ये सुनते रहते हैं। तो ये वेदर टर्म जो है एक्चुअल में इसे समझने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इसी वेदर कंडीशंस के बेसिस पर ही क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिसाइड होता है, हमारा एटमॉस्फेयर टिका होता है। तो जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि ये जो वेदर टर्म है, आपने देखा होगा कि जब भी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, जब वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उन एडवर्टाइजमेंट में वो पर डे वो वेदर रिपोर्ट्स देते हैं, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स की वेदर रिपोर्ट शो होती है कि यार यहाँ पे आज इतना डिग्री टेम्परेचर है, लाइक आंध्र प्रदेश में 40 डिग्री टेम्परेचर है, चेन्नई में 15 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक, कहीं पे बारिश कम हो रही है, कहीं पे बारिश ज़्यादा है। तो ये वेदर रिपोर्ट्स क्या करते हैं, ये न्यूज़ चैनल जो है वो पर डे वेदर रिपोर्ट्स जो है वो देते हैं। तो ये वो क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलरली क्या होता है वहाँ पे कि वो किसी एक रीजन का, किसी एक प्लेस का वो वेदर डिफाइन कर रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर को डिफाइन कर रहे हैं कि एक्चुअल में उस प्लेस का एटमॉस्फेयर कैसा है। लाइक वहां पे बारिश ज्यादा हो रही है या सर्दी ज्यादा है या गर्मी ज्यादा है कि बारिश कम हो रही है। ठीक, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि डिफरेंट जो है एनिमेशन के थ्रू वो बताते हैं कि आज एमपी में इतनी ज्यादा बारिश हुई है, ठीक, यूपी में इतनी ज्यादा बारिश हुई है। तो ये सब क्या डिफाइन करते हैं, ये सब डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस के वेदर को, कि वहां का वेदर क्या है। सो वेदर क्या होता है एक्चुअल में, डे टू डे कंडीशन, कहाँ की, किसी प्लेस के यानी किसी जगह के एटमॉस्फेयर की वो डे टू डे कंडीशन को डिफाइन करता है कौन, वेदर, विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, रेनफॉल एक्सेट्रा। बिल्कुल, हम बोलते हैं कि आज बहुत सनी डे है, ठीक है, लेकिन जब हम अपने दूर के फ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, हमारा कोई फ्रेंड है अगर वो यूपी में रहता है और हम यहाँ एमपी में रह रहे हैं, ठीक, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसा वेदर एमपी में है वैसा ही यूपी में होगा? हो सकता है कि हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही हो और उसके वो जहाँ पे रह रहा है वहाँ पे धूप ज़्यादा हो, तो हम ये बोलेंगे यार हमारे यहाँ का जो वेदर है ना वो तो बहुत ही अच्छा है, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है बहुत अच्छी। लेकिन वो क्या कहेगा, वो यही बोलेगा कि यार हमारे यहाँ का वेदर तो बड़ा ख़राब है, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो क्या हुआ, प्लेस में चेंज आया ना, हम दूसरे स्टेट में रह रहे हैं, हम दूसरी जगह पर रह रहे हैं, हमारा जो फ्रेंड है वो दूसरी जगह पर रह रहा है। तो डैट मीन्स क्या हुआ, प्लेस टू प्लेस क्या हुई, कंडीशन चेंज हुई। किसकी, एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज हुई। और वो किस वजह से हुई, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया और यहाँ पे क्या हुआ, हमारी तरफ में क्या था कि रेनफॉल ज्यादा हुई। तो किसी एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशंस को डिफाइन करता है कौन,
वेदर। और इस डेफिनेशंस के थ्रू आपको ये इजीली समझ आएगा कि द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू एलिमेंट्स लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, रेनफॉल एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर ऑफ दैट प्लेस। ठीक, तो वेदर तो इजीली आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं वेदर से रिलेटेड एक और टर्म है क्लाइमेट की। यहाँ पे ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि वेदर और क्लाइमेट एक ही बात होती है। नहीं भाई, वेदर और क्लाइमेट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के कंपोनेंट सेम होते हैं, वेदर के भी सेम कंपोनेंट्स होते हैं, क्लाइमेट के भी सेम कंपोनेंट्स होते हैं, बट दे बोथ आर डिफरेंट। उन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या? वेदर किसी पर्टिकुलर प्लेस के एटमॉस्फेयर की डे टू डे कंडीशन को डिफाइन करता है, बट क्लाइमेट क्या करता है? क्लाइमेट जो होता है वो सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, यानी कि किसी पर्टिकुलर जगह की जो टोटल वेदर कंडीशन होती है उनका सम टोटल करके जो मिलता है उसे ही कहते हैं क्या? क्लाइमेट। यानी कि क्लाइमेट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अ वेदर कंडीशन एंड वेरिएशंस ओवर अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर्स। जैसे मैं अगर यूके की बात करूं, हम अपनी कंट्री का वेदर तो हम जानते हैं हर 4-4, 6 मंथ में चेंज होता रहता है, क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं। लाइक कभी जो है 4 to 5 मंथ तक क्या रहती है? गर्मी रहती है। ठीक, अप्रैल से लेके स्टार्ट होती है कहाँ तक? जून तक। जुलाई से क्या शुरू हो जाती है? बारिश शुरू हो जाती है। वो चलती है कब तक? सितंबर तक। फिर अक्टूबर से आ जाती है क्या? विंटर्स आ जाते हैं, वो चलते हैं कब तक? फरवरी तक। तो क्या होता है कि हमारी कंट्री में तो हर 4 to 6 मंथ में क्या हो रहा है? क्लाइमेट बदल रहा है। क्यों? सर्दी भी हो रही है, गर्मी भी पड़ रही है और बारिश भी हो रही है। लेकिन अगर मैं अदर कंट्रीज की बात करूं, जैसे कि यूके है, यूएस है, तो वहां पे क्या होता है? वहां पे मोस्ट ऑफ द टाइम वहां का जो क्लाइमेट है ना वो बहुत ही कूल रहता है। लाइक वहां पे मोस्टली क्या रहती है? विंटर सीजन होता है वहां पे, विंटर क्लाइमेट जिसे हम बोल सकते हैं कि वहां का जो क्लाइमेट रहता है ना वो बिल्कुल कूल रहता है। हमारे देश के कंपैरिजन में वहां पे उतनी गर्मी नहीं होती है। तो वो क्या है? वो एक्चुअल में किसी जगह का एक पर्टिकुलर क्लाइमेट है, यानी कि जो वहां की वेदर कंडीशन जो है ना उसका सम टोटल है। क्या बता रहा है वो? कि यूके में क्या होगा? यूके में एक्चुअल में रहते क्या है? यूके में रहती है हमेशा ठंड। ठीक, और ऊपर से अगर वहां पे स्नोफॉल हो जाए तो और ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है। लेकिन हमारे कंट्री की कंडीशन अलग है। हमारी कंट्री में तो क्या होता है? हर 4-2 मंथ में क्या होते हैं? क्लाइमेट बदलते हैं। तो यहाँ ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस समझ आए कि क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट्स रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ अ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस, बिल्कुल वेरिएशंस यानी कि चेंजेस ओवर अ लार्ज एरिया, एक लार्ज एरिया में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि मोर देन 30 ईयर्स। अगर 30 ईयर्स से ज्यादा दैट मीन्स कि वो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए है, तो दैट मीन्स उसे क्या कहा जाएगा? उस जगह का क्लाइमेट बोला जाएगा। जैसे हम यूएस का क्लाइमेट बोलते हैं कि वहां का क्लाइमेट हमेशा कूल ही रहता है। ठीक, द एलिमेंट ऑफ अ वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम। बिल्कुल, हमने जस्ट डिस्कस किया था कि एलिमेंट जो होते हैं वेदर के और क्लाइमेट के वो सेम ही होते हैं। लाइक टेम्परेचर है, विंड है, ह्यूमिडिटी है एंड प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन दैट व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन मीन्स स्नोफॉल। ठीक, सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ बोथ वेदर एंड क्लाइमेट। अब यहाँ पे तो बात हो गई वेदर और क्लाइमेट की, लेकिन वेदर और क्लाइमेट हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें एटमॉस्फेयर पढ़ना है। अब ये एटमॉस्फेयर क्या होता है? चलिए एटमॉस्फेयर भी जानते हैं। एटमॉस्फेयर एक्चुअली इज अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। यस, ये क्या करता है? इसका काम क्या है एटमॉस्फेयर का? एटमॉस्फेयर जो है ना वो हमारी अर्थ पर, हमारे अर्थ के आसपास एक एयर की ब्लैंकेट की तरह वर्क करता है। और एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है? भाई यहाँ पे हमने बात की कि एटमॉस्फेयर जो है वो एयर की ब्लैंकेट होती है। अब एयर में तो भाई बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती होंगी ना, तभी तो हम उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक, तो कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती हैं जो है एटमॉस्फेयर में? लाइक O2 है, नाइट्रोजन है, ठीक, और आर्गन है, CO2 है, और भी कई सारी गैसेस हैं जो इसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा कई सारे पार्टिकल्स हैं, वाटर वेपर्स। यस, मोस्टली बच्चे वाटर वेपर्स मेंशन करना भूल जाते हैं। तो वाटर वेपर्स भी जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें?
एटमॉस्फेयर में। अब एटमॉस्फेयर किससे मिलकर बना होता है? मिक्सचर होता है किसका? इन गैसेस का। ब्लैंकेट होती है किसकी? एयर की ब्लैंकेट होती है। लेकिन किसी एटमॉस्फेयर में ये जो गैसेस होती है ना, जो मिक्सचर होता है इनका, इन गैसेस का भी ना एक आइडियल अमाउंट, एक आइडियल क्वांटिटी जो है ना वो बताई गई है कि लाइक अगर किसी एटमॉस्फेयर में जो आइडियल क्वांटिटी है पर्टिकुलर हर एक एक गैस की, वो क्या होनी चाहिए? जैसे कि ऑक्सीजन है तो उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए 20 to 21%, ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है उसकी कितनी क्वांटिटी होती है? 78% होती है। ऑर्गन की कितनी होती है? 0.03% होती है, ठीक। और CO2 की होती है 0.9%। तो ये तो हो गया क्या? ये तो हो गया एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के साथ साथ हमने पता किया कि एटमॉस्फेयर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है और उसमें गैसेस जो होती है ना, ये उनका एक आइडल कंपोजिशन है। अब अगर इस आइडल कंपोजिशन में अगर गलती से भी चेंजेस आ जाएं, ठीक, जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं कि हमारी जो एयर है वो कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गई है। वो क्यों हो गई है? क्योंकि इस आइडल कंपोजिशन में चेंजेस आ गए हैं। वो कैसे और उन्हें क्या कहा जाता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एयर पॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई क्या? एक आइडल कंपोजिशन होगी एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर हम किसे कहते हैं? ब्लैंकेट होता है एयर का, साथ ही मिक्सचर होता है कई सारे गैसेस का, जिसमें O2, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कई सारी गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब एटमॉस्फेयर के टाइप्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर की जो डेफिनेशन है उसे हम अच्छे से समझेंगे। डेफिनेशन क्या बोलती है एटमॉस्फेयर की? डेफिनेशन कहती है द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड्स अर्थ। बिल्कुल, ब्लैंकेट होती है किसकी? गैसेस की। मिक्सचर होता है कई सारी गैसेस का जो कि हमारी अर्थ के आसपास पाया जाता है। इट इज हेड नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट बाय अर्थ इज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ होता है? प्लैनेट की सरफेस ऑफ द प्लैनेट बाय अर्थ इज ग्रेविटेशनल, अर्थ की ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होता है? ये प्लैनेट के सरफेस पर पाया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे तो बात हो गई एटमॉस्फेयर की, लेकिन एटमॉस्फेयर और उसके टाइप्स क्या होते हैं? लाइक अगर मैं बात करूँ एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कहूँगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर की भी कई लेयर्स होती हैं, जैसे कि जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। अब इस जो पर्टिकुलरली एक एक जो लेयर होती है ना, इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट रोल होता है। लाइक जैसे मैं ट्रोपोस्फेयर की बात करूँ तो व्हाट इज द ट्रोपोस्फेयर? ट्रोपोस्फेयर वो स्फेयर होती है जो कि अर्थ से जस्ट अबव जो लेयर होती है, यानी कि अर्थ से जस्ट अबव जो लेयर होती है जहाँ पे हमारी लाइफ जो है वो सस्टेन कर पा रही है, ठीक, उस लेयर को हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। जहाँ पे कई सारे पार्टिकल्स पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और जहाँ पे हमारी लाइफ जो है वो सर्वाइव कर पा रही है, वो कहाँ पे कर पा रही है? ट्रोपोस्फेयर पे। दूसरी बात, स्ट्रेटोस्फेयर, दूसरी जो हमारी स्फेयर है वो जस्ट अबव होती है किसके? ट्रोपोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर जो होती है उसमें पाई जाती है क्या? ओजोन लेयर। यस, ये जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है ना, इसी स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। और यही ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर का काम क्या होता है? जो सन से आने वाली जो यूवी रेडिएशंस होती है ना, उन यूवी रेडिएशन से हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि एज अ सेफ गार्ड वर्क करती है। कौन? स्ट्रेटोस्फेयर। अब मीजोस्फेयर जो होती है वो जस्ट स्ट्रेटोस्फेयर के जस्ट अबव होती है मीजोस्फेयर, जिसमें कई सारे मेस्ट्रोस पाए जाते हैं। मेस्ट्रोस यानी कि उल्का पिंड, वो पाए जाते हैं किसमें? मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर के जस्ट ऊपर होती है कौन सी स्फेयर? थर्मोस्फेयर। मीजोस्फेयर के बारे में एक बात और है कि मीजोस्फेयर जो होती है ना वो काफ़ी ठंडी होती है। लाइक वहाँ पे तापमान जो होता है ना, जो टेम्परेचर होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? डाउन होता जाता है। तो मीजोस्फेयर बहुत ही कूल लेयर होती है, बहुत ही कूल स्फेयर होती है। और वहाँ पे क्या, ठीक, थर्मोस्फेयर जो होती है, थर्मोस्फेयर में क्या पाए जाते हैं? थर्मोस्फेयर में कई सारे पार्टिकुलेट्स मैटर पाए जाते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं, बट बहुत ही छोटे छोटे उसमें अमाउंट में।
अब एक्सोस्फेयर की बात करें तो एक्सोस्फेयर क्या है? एक्सोस्फेयर थर्मोस्फेयर के जस्ट अबव स्फेयर होती है, ठीक, जहां पे क्या पाए जाते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स और एटॉम्स होते हैं ना, वो वहां पे जाके क्या हो जाते हैं? स्केप हो जाते हैं, यानी कि छुप जाते हैं। यानी कि जो चांद, तारे और ये सूरज है ना, ये सब क्या होते हैं? इसी एक्सोस्फेयर के आसपास पाए जाते हैं। सो ईच लेयर जो होती है ना, हर एक जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसका एक यूनिक कैरेक्टर होता है, जैसे जिसको हमने जस्ट डिस्कस किया, और उसके कुछ डिफरेंट उसके यूनिक ट्रेट्स भी होते हैं, और साथ ही ये डिफरेंट डिफरेंट हाइट्स पे भी पाई जाती है। अब यहाँ पे बात कर ली हमने एटमॉस्फेयर की और उसके टाइप्स के बारे में। अब बात करते हैं कि एयर क्या है। हमने एटमॉस्फेयर पढ़ा, एटमॉस्फेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है। अब ये एयर क्या होती है? हम एयर के बारे में भी जानते हैं। एयर द ब्रीथ ऑफ लाइफ, यस, इट इज द थर्ड क्रिटिकल रिसोर्स फॉर ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म विथ अ नेचुरल एरिया। हम जानते हैं कि एयर में ही सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, O2 है, CO2 है, ऑक्सीजन है, और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस, हम सभी को लाइफ सस्टेन करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ऑब्वियसली हम क्या करते हैं? हम ब्रीथिंग करते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, तभी तो हम जी पा रहे हैं। अगर हम सांस लेना छोड़ देंगे तो क्या हम जी पाएंगे? नहीं। तो वो एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं? हम ब्रीथिंग कर रहे हैं। और ब्रीथिंग में क्या होता है? हम ह्यूमंस क्या करते हैं? O2 को क्या करते हैं? इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट प्लांट में क्या होता है? प्लांट क्या करते हैं? CO2 को इनहेल करते हैं, O2 को एक्सेल करते हैं। तो ये सब किस वजह से हो पा रहा है? क्योंकि एयर में O2, CO2 ये सभी मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। और क्या होगा अगर ये मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो फिर हमारी लाइफ जो है वो खत्म हो जाएगी, हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे इस प्लानेट पर। तो एयर जो है वो सबसे मोस्ट थर्ड क्रिटिकल रिसोर्स है, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट के लिए, ताकि और वो ऑल अदर ऑर्गेनिम्स के लिए, ताकि वो इस प्लानेट पर जो है सरवाइव कर पाए। अब एयर जो है कभी कभी ऐसा होता है कि एयर जो है वो पॉल्यूटेड, मोस्टली अभी हम इस टाइम पर अगर हम देखें करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम से ना एयर पोल्यूशन की जो रेट है ना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि हम इतना ज़्यादा एयर को पॉल्यूटेड कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेज में, लाइक हम डिफरेंट जैसे कि इंडस्ट्रीज़ का आजकल बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में वर्क हो रहा है, तो उस इंडस्ट्रीज से निकलने वाले जो स्मॉग है ना, और उन स्मॉग में जो केमिकल पार्टिकल हैं वो एयर के साथ में मिक्स हो रहे हैं और उस एयर को वो कर रहे हैं क्या? पॉल्यूटेड। तो और उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्यों? धीरे धीरे क्या हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्या हो रहा है कि एयर जो है वो धीरे धीरे पॉल्यूटेड होती जा रही है, जिस वजह से एयर में ऑक्सीजन की जो रेट है, जो ऑक्सीजन की कंपोजिशन है, वो होती जा रही है कम। तो अगर हमें टाइम रहते इसे कंट्रोल नहीं किया तो एक टाइम बहुत ज़्यादा बुरा आएगा कि हमारे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बेटर है कि हम सेव करके चलें, किसको? हमारे इन्वायरमेंट को। तो एयर जो है हमने जाना कि एयर क्या है? एयर इज़ द थर्ड क्रिटिकल रिसोर्स। उसके अलावा एयर को अगर हम मॉनिटर करना चाहें इन ऑर्डर टू कंट्रोल, कि हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल एंड लोअर पॉल्यूशन लेवल्स, तो किस तरह एयर को कंट्रोल किया जा सकता है? क्यों? ताकि जो पॉल्यूशन लेवल है उसको पता किया जा सके, ठीक है, स्मॉग को कंट्रोल किया जा सके, बिल्कुल, जो कि वाइल्ड लैंड फायर्स के थ्रू जो कि लैंड हो रहा है। वाइल्ड लैंड फायर्स मतलब हमने कई बार सुना है कि जंगलों में आग लग जाती है बहुत ज़्यादा, जैसे अमेजन के जो फॉरेस्ट था उसमें बहुत ज़्यादा आग लग गई थी, कितने सारे जो एनिमल्स थे, वाइल्ड एनिमल्स थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो उससे क्या हुआ? फॉरेस्ट भी लॉस हुआ, यानी कि फॉरेस्ट जो है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गया, पेड़ पौधे खराब हो गए और एनिमल्स थे उनकी जान चलेगी। और उसके साथ साथ क्या हुआ कि एयर पोल्यूशन जो है वो भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि एयर में क्वांटिटी बढ़ गई, किसकी? स्मॉग की। तो विच इज कॉज्ड बाय वाइल्ड लैंड फायर्स एंड टू मॉनिटर एयर क्वालिटी। तो हमें ज़रूरी है कि एयर क्वालिटी जो है वो टाइम टाइम पे मेज़र की जाती है। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में कई कई जगह एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए एक एयर क्वालिटी इंडेक्स लगे होते हैं जो कि पर डे बताते हैं कि आज यहाँ पे एयर की जो क्वालिटी है वो कैसी है, कितना इसमें पॉल्यूशन है, कितना नहीं। तो ये सब बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप देखते होंगे कि ये कई सारी मॉनिटरिंग जो है वो वहाँ पे चलती रहती है। तो ये तो हो गई एयर की बात कि एयर क्या होती है। अब
बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एयर जो होती है वो किस में प्रेजेंट होती है? एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट होती है। क्यों? एटमॉस्फेयर हम किसे बोलते हैं? एटमॉस्फेयर हम किसे कहते हैं? ब्लैंकेट ऑफ एयर को, मिक्सचर ऑफ गैसेस को। क्यों? क्योंकि वो हमारी अर्थ को घेरे रखता है चारों तरफ। तो अब ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसका तो हमने जान लिया कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, लेकिन इस एटमॉस्फेयर का रोल भी होता है किस किस चीज़ों में? रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। यस, क्लाइमेट को कंट्रोल करने में ना एटमॉस्फेयर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अब ये कैसे होता है, चलिए ये भी जानते हैं, इस बारे में भी बात करते हैं। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल कैसे? सपोज दिस इज आवर अर्थ, ये है हमारी अर्थ, इसके जस्ट मिड में मैंने बनाया हुआ है क्या? सन, और उसके जस्ट इस तरफ मैंने बनाया हुआ है क्या? मून। मून थोड़ा छोटा बन गया है, बट अर्थ, सन एंड मून। सो क्या है? हमारी अर्थ है, अर्थ के जस्ट बीच में, हमारी अर्थ के जस्ट बीच में क्या होता है? अर्थ और मून के बीच में पाया जाता है क्या? सन, जो कि बराबर डिस्टेंस पे होता है। अब अर्थ में तो हम जानते हैं कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक। तो अगर मैं एटमॉस्फेयर का रोल का बात करूं कि एटमॉस्फेयर किस तरह क्लाइमेट कंट्रोल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो सपोज कि अर्थ पे क्या हुआ? अर्थ पे हम जानते हैं, अगर हम एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो डे में जो टेम्परेचर होता है अर्थ का, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है? 40 डिग्री सेल्सियस। और नाइट में अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि हम आइडली मानकर चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं मून की बात करूं कि मून में टेम्परेचर क्या होता है, तो मून में जो टेम्परेचर होता है वो होता है डे में 110 डिग्री सेल्सियस और नाइट में होता है 199 डिग्री सेल्सियस। अब भाई यहाँ तो बहुत अंतर है, माइनस में है। पहली बात तो मून में तो माइनस में है, अर्थ में तो फिर भी चलो सही है, लेकिन मून में तो माइनस में है। तो अर्थ में ये क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारी अर्थ पे क्या पड़ रही है? सनलाइट। हम जैसे कि जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना, ये अपने एक्सिस पर क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है, ठीक, रोटेट करती है। तो क्या होता है कि जब ये रोटेशन करती है ना, तो जिस अर्थ के जिस पार्ट पर जब सन की लाइट पड़ती है, सपोज दैट ये पार्ट है, इस पार्ट पर अगर सन की लाइट पड़ी ना, तो यहाँ पे क्या होगा? दिन होगा, ठीक, क्योंकि सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही है, तो ये रेडिएशन जो है सन की वो इस पार्ट पर पड़ी, तो यहाँ पे हुआ डे। लेकिन क्या होता है कि अर्थ जो होती है वो एक जगह तो स्टेबल नहीं रहती, पर्टिकुलरली वो कंटिन्यूसली रोटेट करती है। तो जैसे जैसे क्या होगा? रोटेशन होगा ना, तो ये पार्ट जब चला जाएगा पीछे, तो यहाँ क्या हो जाएगी? नाइट, ठीक। अब नाइट हो गई तो डेट मीन्स क्या हुआ? नाइट में तो टेम्परेचर हो जाता है भाई बहुत कम, मतलब हमारी अर्थ पे तो फिर भी ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस हम मान के चल रहे हैं कि नाइट में तो अर्थ पे टेम्परेचर हो जाता है कम। क्यों? क्योंकि डे में क्या मिल रही है उसे? उस एक पर्टिकुलर रीजन को मिल रहा है सनलाइट, जिस वजह से टेम्परेचर हो रहा है रेस, क्लाइमेट चेंज हो रहा। लेकिन क्या हो रहा है? जब जैसे जैसे अर्थ रोटेट हो रही है टाइम टू टाइम, तो वो पार्ट जब जो सन के प्रेजेंस में था, जो जिससे सन को क्या मिल रहा था? सन जो है जिसे सनलाइट प्रोवाइड कर रहा था, जिसके थ्रू वहां पे क्या थी? डे था। तो जैसे ही क्या हुआ? अर्थ ने एक्सिस किया, वो पार्ट चला गया पीछे और वहां पे क्या हो गई? नाइट। और नाइट में हम जानते हैं कि नाइट में क्या होता है ना, कि टेम्परेचर जो होता है ना वो बहुत कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो ये तो भाई अर्थ की बात हो गई कि चलो अर्थ में तो सब ठीक ठाक है, लेकिन अगर मैं मून की बात करूं तो क्या मून में ऐसा होता है? मून में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्यों? क्योंकि मून में तो डे और नाइट दोनों में ही क्या है? दोनों में ही कोई चेंज नहीं है। ऐसा है कि अर्थ में तो क्या है कि डे पे भी, डे में सनलाइट पड़ रही है तो अंतर है, नाइट में क्या हो रहा है? नाइट में टेम्परेचर कम है, ठीक, क्योंकि सनलाइट नहीं है। लेकिन मून पे इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मून पे तो टेम्परेचर ऑलरेडी किस में है? माइनस में है, तो यहाँ पे तो सन की लाइट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। तो मून का केस हो गया अलग और यहाँ पे क्या हो गया? अर्थ का केस हो गया अलग। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्या होता है कि अर्थ की इसी टेम्परेचर की वजह से ही क्या होता है कि क्लाइमेट्स में भी चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर जब एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि क्लाइमेट में भी चेंज आएंगे। कैसे? सन अगर
इस पे रेस डालेगा तभी तो डे होगा, और जैसे ही ये पार्ट पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगी, नाइट, क्योंकि सन के कांटेक्ट में ये नहीं है। तो यहाँ पे हो गई किसकी, एटमॉस्फेयर की बात। अब हम जानते हैं कि एयर जो होता है ना, वो बैड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। तो इस सन पे सपोज दैट कि इस अर्थ के इस पार्ट पर ना, इस अर्थ के पार्ट पर सन की जो लाइट है ना वो पड़ रही है। अब सन की लाइट इस अर्थ पे पड़ रही है, ठीक, यानी कि जो रेज आ रही है, और इसके आसपास क्या है, ये है उसका एटमॉस्फेयर। तो ये जो सनलाइट जो अर्थ पर आ रही है ना, जो अर्थ पर स्ट्राइक कर रही हैं, ये क्या करेंगी, ये सनलाइट यहां पर आ जाएगी, लेकिन क्या होगा कि कुछ मात्रा में, यानी कि कुछ ही कम अमाउंट में क्या होगा कि ये जो एयर है ना, ये क्या कर पाएगी, हम जानते हैं कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो क्या करेगी, एयर जो होगी ना वो हीट को कुछ टाइम के लिए, यानी कि कुछ ही अमाउंट में से पकड़ के रखेगी, यानी कम, जितनी लाइट रिफ्लेक्ट होनी होगी सन की, उतनी जितनी लाइट आनी होगी उतनी आएगी, बाकी जो बची हुई लाइट्स है वो वापस चली जाएगी। उनका कहना है कि हम इतनी ही लाइट को जो है वो हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, इतनी रेडिएशंस को हम एब्जॉर्व कर सकते हैं, और बाकी रेडिएशन हम वापस कर दें। तो इस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन क्या होगा कि जो टेम्परेचर है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और टेम्परेचर इफेक्ट पड़ेगा तो डेट मीन्स क्लाइमेट में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में। सो एटमॉस्फेयर का क्या इम्पॉर्टेंस होता है, बिल्कुल एटमॉस्फेयर का इम्पोर्टेंस होता है किसमें, क्लाइमेट कंट्रोल में। अब क्लाइमेट कंट्रोल में एटमॉस्फेयर का रोल कैसे होता है, चलिए इसको भी समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम सन का, मून का और हमारी अर्थ का, जिस पे हम रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर अर्थ, सन और मून, इन तीनों का डायग्राम जो है वो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ये है हमारी अर्थ, ये है सन और ये है मून। अब ये अर्थ, सन और मून, ये तीनों हैं, ठीक, क्या है, ये प्लैनेट ही है भाई। अब अर्थ का मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो अर्थ का एक आइडल टेम्परेचर अगर हम मानकर चलें तो डे में कितना टेम्परेचर होता है अर्थ पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक टेम्परेचर हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि डे में 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है अर्थ पे, और नाइट में कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। ये तो हो गई अर्थ की बात कि अर्थ पे तो टेम्परेचर है, और अर्थ पे टेम्परेचर डे में 40 डिग्री है और नाइट में 0 डिग्री है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा क्यों, ठीक है, ये भी जानते हैं कि ऐसा क्यों। एक्चुअली में हम जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना वो अपने एक्सिस पर कंटिन्यूसली क्या करती है, रोटेशन करती है, यानी कि रोटेट करती है, ये कंटिन्यूसली रोटेट करती है ये। तो क्या होता है कि जब कंटिन्यूसली इसका रोटेशन होता है तो अर्थ के जो पार्ट्स है ना वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, ठीक, यानी अर्थ अपनी पोजीशन बदलती रहती है। तो जैसे सपोज ये कोई अर्थ का एक पार्ट है, ठीक, और इस पार्ट पे क्या हो रहा है कि सन से पड़ रही है क्या, सनलाइट, सन की रेडिएशंस जिसे हम बोल सकते हैं, ये रेडिएशन इस पार्ट पर जो है वो इस पार्ट पे पड़ रही है। तो क्या हो रहा है कि जिस अर्थ के जिस पार्ट पर सन की रेडिएशन पड़ेंगी वहाँ क्या होगा, डे होगा। क्यों, क्योंकि सन की रेडिएशन पड़ रही है भाई, और सूरज जब उगता है तभी तो हम कहते हैं कि डे है, और जब सूरज डूबता है तो हम कहते हैं कि हाँ अब नाइट होने वाली है, चांद आने वाला है। तो सन की लाइट जिस अर्थ के जिस पार्ट पे पड़ रही है वहाँ हो गया डे। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना वो कंटिन्यूसली क्या करती है, अपने एक्सिस पर रोटेशन करती है, रोटेट करती है। तो क्या होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि ये पार्ट यहीं है तो यहीं स्टेबल रहेगा, अर्थ तो रोटेशन करती है। तो क्या होगा कि जब ये पार्ट रोटेट करके पीछे की तरफ चला जाएगा ना, जैसे इधर आ गया, तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ तो भाई कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सन था, तो सन की रेडिएशन पड़ रही थी तो डे हो रहा था। तो फिर जब पार्ट दूसरी तरफ यानी अपोजिट साइड चला जाएगा तो वहाँ क्या हो जाएगी, नाइट, यानी कि रात, क्योंकि यहाँ पे सन की कोई रेडिएशन नहीं पड़ रही है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि दिन है रात है। ये हम कैसे पता लगा रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर किसी पार्ट पर सन की सनलाइट जो है वो पड़ रही है, दैट मीन्स वहाँ डे है। और
अपोजिट साइड अगर देखें तो वहाँ क्या है, नाइट, जहाँ पे सन की रेडिएशंस नहीं पड़ रही हैं। तो ये तो हो गई इनकी बात कि हाँ भाई सन की जो सनलाइट है वो अर्थ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे डे हुआ, यहाँ पे नाइट हुआ। लेकिन मून के केसेस में क्या होता है, मून के केसेस में टेम्परेचर जो होता है ना, अगर मैं नाइट के टेम्परेचर की बात करूं तो मून में टेम्परेचर जो होता है वो माइनस के फॉर्म में होता है। नाइट में -19 डिग्री सेंटीग्रेड और डे में होता है -110 डिग्री सेंटीग्रेड। डे में, नाइट में कितना हुआ, -190 डिग्री सेंटीग्रेड, और डे में कितना, -110 डिग्री सेंटीग्रेड। सोचो कितना ज़्यादा माइनस, यानी कि मून कितना ज़्यादा कूल है, कितना ज़्यादा ठंडा होता है। माइनस में जब टेम्परेचर जाता है तो क्या होता है, कूलनेस बढ़ जाती है, यानी कि ठंडा जो जगह होती है वो बहुत ठंडी हो जाती है जब माइनस में टेम्परेचर होता है। तो मून समझ लीजिए कि अब कितना ठंडा है, क्योंकि यहाँ पे तो सन का कोई काम ही नहीं है, सन की कोई लाइट ही नहीं है, यहाँ पे तो पड़ ही नहीं रही है। तो अर्थ के केस में क्या हुआ कि यहाँ पे डिफरेंस आया किसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ सनलाइट। अब यहाँ पे एटमॉस्फेयर का क्या रोल हो गया भाई, एटमॉस्फेयर का क्लाइमेट कंट्रोल में ऐसा क्या रोल हुआ। एटमॉस्फेयर का ये रोल हुआ कि सपोज ये अर्थ है और सन की, सपोज मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये सन बनाया हुआ है और इस सन की जो सनलाइट है ना वो इस अर्थ पे पड़ गई, या मैं इस डायग्राम को ना इधर ड्रॉ कर देती हूँ तो आपको ईजिली और समझ आएगा। ये है सन छोटा सा, और ये क्या है, ये हमारी अर्थ है छोटी सी, और इस अर्थ के चारों तरफ क्या पाया जाता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर जो अर्थ के चारों ओर प्रेजेंट है, इस सन के थ्रू क्या हो रहा है कि सन के थ्रू सनलाइट पड़ रही है किस पे, हमारी अर्थ पे स्ट्राइक कर रही है ये। तो अब हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर है ब्लैंकेट ऑफ एयर, यानी कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, एयर, और एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो क्या हुआ कि सन के थ्रू ये जो एयर जब इस अर्थ पर पड़ी ना, तो यहाँ पे क्या था, इस अर्थ पे जब रेडिएशन पड़ी सन की, तो सन, हम जानते हैं कि अर्थ पे क्या प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है। तो एयर क्या होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। तो एयर क्या करेगी, वो इस कुछ रेडिएशन जो होगी ना सन की, उसको तो वो एब्जॉर्ब होने देगी, लेकिन ये बोलेगी भाई हम तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसलिए हम पूरी जो है हीट को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, कुछ हीट हम जो है, कुछ रेडिएशन जो है वो हम वापस कर देंगे। तो क्या होता है कि कुछ रेडिएशन जो होती है ना वो वापस चली जाती हैं, ऐसा नहीं है कि पूरी चली जाती हैं, कुछ रेडिएशन जो होती हैं वो अर्थ पर रह जाती हैं और बाकी क्या करती हैं, वो बैक हो जाती हैं। तो जितना पार्ट, यानी जितनी रेडिएशन जिस पार्ट में जितनी पड़ती हैं, लाइक जितनी रेडिएशन रह गई हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा एटमॉस्फेयर जो रहता है वो रहता है क्या, गर्म। क्यों, क्योंकि सन की रेडिएशन को क्या हुआ, रिफ्लेक्ट बैक किया गया, लेकिन कुछ रेडिएशन जो हो गई वो रिफ्लेक्ट हो गई और बाकी जो बची हुई थी वो कहाँ रह गई, अर्थ पे। तो उससे क्या हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर था वो क्या रहा, लेवल में रहा, अर्थ का टेम्परेचर सही रहा, और अर्थ का टेम्परेचर सही रहा, डेट मीन्स क्या हुआ कि उस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि उसका टेम्परेचर नहीं हुआ कम, और जब अगर टेम्परेचर कम नहीं होगा तो डेट मीन्स कि सर्दी, जो कूलनेस होती है, जो जैसे कि चांद पर जो जिस तरह का कूल रहता है चांद, वैसा हमारे अर्थ के साथ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है किसका, सम रेडिएशंस का, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है और हम जानते हैं एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यहां से क्या होगा कि एटमॉस्फेयर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर कंट्रोल करेगा किसको, जो कूलनेस है, जो रेडिएशंस है उनको। तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पर ही एटमॉस्फेयर क्या करता है कि इसके साथ साथ क्लाइमेट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि जब ये कंट्रोल हो गया तो डेट मीन्स हमारा क्लाइमेट भी क्या हो गया, कंट्रोल। क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट क्या है, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, गर्मी वाला है, ठीक। तो गर्मी ज़्यादा ना पड़े और सर्दी भी ना हो जाए, लाइक ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही टेम्परेचर बिलो चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर जितना ज़्यादा बिलो टेम्परेचर जाएगा उतने लिए हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी, उतनी ही ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी। तो यहाँ क्या किया, एटमॉस्फेयर ने क्या किया, क्लाइमेट को कंट्रोल करने का काम किया। इसीलिए कहते हैं कि एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।